हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ द सीरीज हाउ टू राइट आंसर्स इन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। इस सीरीज में अभी तक हम 2 एपिसोड्स कर चुके हैं और आज है तीसरा एपिसोड यानी तीसरा वीडियो जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू फ्रेम अ परफेक्ट आंसर। यस, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका इंतजार स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको अपने एग्जाम्स के अंदर आंसर लिखने के बाद ही मार्क्स मिलते हैं। तो अल्टीमेटली आपने क्या लिखा है उस पर ही आपका पूरा जो रिपोर्ट कार्ड है वो डिपेंड करता है। तो आज हम यही तरीका सीखेंगे कि किस तरीके से आप अपने आंसर राइटिंग को परफेक्ट बना सकते हैं। अभी तक हमने जो 2 वीडियो सीखे हैं उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था पहले वीडियो में, और दूसरे वीडियो में सीबीएसई मार्किंग स्कीम को देखा था। और आज हम बढ़ेंगे हमारी आंसर फ्रेमिंग की तरफ, उसमें परफेक्शन लेकर आएंगे और ये सब करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको एक बहुत जरूरी काम करना है, और वो क्या है? वेल, यू नो द ड्रिल। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके, उनको भी हेल्प हो सके, उनकी भी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो सके। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं स्टूडेंट्स। आंसर राइटिंग से रिलेटेड तो आने वाले हैं ही, ग्रामर सीरीज के वीडियोस भी आने वाले हैं। उसके अलावा कोर्स ए और कोर्स बी इंग्लिश के सिलेबस रिलेटेड वीडियोस भी आने वाले हैं। तो आपके लिए बहुत सारी चीजें कतार में हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम एक परफेक्ट आंसर फ्रेमिंग की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि पिछले वीडियो में, जो इस सीरीज का पिछला वीडियो था, उसमें क्या सीखा था। वेल, हमने सीबीएसई मार्किंग स्कीम को देखा था। अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को इसका टाइटल पढ़कर लगे कि सिर्फ सीबीएसई वालों को ही उनके पेपर की मार्किंग स्कीम का पता होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये हेडिंग मैंने इसलिए दी थी क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर मैंने लिया था, जिसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने मार्किंग स्कीम के इम्पोर्टेंस और बेनिफिट्स समझाए थे, वो क्वेश्चन पेपर सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश का था। तो इसलिए मैंने उसे कॉन्टेक्स्ट में रखकर सब समझाया था। लेकिन चाहे आप किसी भी बोर्ड के हों, आईसीएसई, सीबीएसई या किसी स्टेट बोर्ड के भी हों, तब भी आपको सब्जेक्ट वाइज मार्किंग स्कीम को जानना बहुत जरूरी है। ये आपको बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, आपको मार्क्स स्कोर करने में भी हेल्प मिलेगी और टाइम को मैनेज करना भी आपके कंट्रोल में हो जाएगा। लेकिन अब ये कैसे हो पाएगा वो तो आप तभी सीख पाओगे जब आप ये वीडियो को देखोगे। तो अगर इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इसे जरूर देखिए। अब हम जानते हैं कि एक आंसर को परफेक्ट कैसे बनाया जाए। देखो, एक परफेक्ट आंसर लिखना भी अपने आप में एक आर्ट है, एक कला है। और चूंकि कला है तो इसे स्टेप बाय स्टेप ही सीखना जरूरी है। तो इसका जो पहला स्टेप है वो है कि हम आंसर को पहले फ्रेम कैसे करें। पहले हमें आंसर फ्रेमिंग सीखनी होती है और उसके बाद उस आंसर में परफेक्शन लाना होता है। और ये कैसे किया जाएगा? वेल, सबसे पहले हमें सीखना होगा हाउ टू फ्रेम द आंसर। अब जैसे ही तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिले, उसके बाद सबसे पहला काम करना होता है उसे क्विक रीड देने का। यस, बहुत ज्यादा टाइम उस पर लगाने की जरूरत नहीं है। पूरे पेपर को जल्दी से निगाह से निकाल लो कि भाई कौन से चैप्टर से कैसा क्या क्वेश्चन बना हुआ है, और उस क्वेश्चन पेपर से थोड़ा फेमिलियर हो जाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि भाई आज किससे पाला पड़ रहा है ना। एक बार जब जल्दी से पेपर को पढ़ लेते हो और उसके बाद पेपर को अटेम्प्ट करने पर जब आते हो, तो हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। रीड इट वेरी केयरफुली। ये जरूरी क्यों होता है कि आपको क्वेश्चन इतना ध्यान से पढ़ना हो? क्योंकि क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो क्वेश्चन को समझने के अंदर ही छुपा हुआ होता है। जो क्वेश्चन पूछा गया है और जो आंसर तुम लोग लिख रहे हो, उन दोनों में क्या गैप होता है? यही कि पूछा क्या गया है और बताया क्या जा रहा है। कई बार तुम लोग जो अंडरस्टैंड करते हो ना क्वेश्चन, वो अंडरस्टैंडिंग में ही गड़बड़ हो जाती है। तुम आंसर अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिख देते हो और एकदम निश्चिंत होकर बैठ जाते हो कि हाँ भाई, आज तो मैंने बहुत शानदार आंसर लिख दिए हैं, मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन जब तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं, तब तुमको रियलाइज होता है कि तुम्हारे लिखे हुए आंसर में कोई ना कोई गड़बड़ थी। और ये गड़बड़ क्यों रहती है? क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में। इस गैप की वजह से ही तुम्हारे मार्क्स, और तुम्हारा पेपर आते हुए भी तुम्हारे जो मार्क्स हैं वो कम रह जाते हैं। अब ये अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप की जाए, इस गैप को कैसे मिटाया जाए, कैसे क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करके एकदम मोस्ट सुटेबल एंड रेलेवेंट आंसर लिखा जाए, ये हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अभी हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पर।
एक बार जब हमें क्वेश्चन की समझ हो जाती है कि क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद हमें सीधा आंसर राइटिंग का काम नहीं करना है कि भैया उठाई कलम और धड़ाधड़ लिखना शुरू कर दिया। बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले आपको सोचना है। यू हैव टू थिंक बिफोर यू राइट। ऐसा क्यों? एक तो ये आपको बहुत काटा पीटी से बचाता है। क्या होता है, मैक्सिमम लोगों के साथ ये होता है कि आधा आंसर लिख लेते हैं और उसके बाद अचानक से रियलाइज आता है कि अरे यार, इससे बेटर पॉइंट मुझे ध्यान आ रहा है। अब तो मैंने ये लिख दिया, तो क्या करें, काट दें क्या इसे? फिर तुम उस आंसर को काटोगे, फिर दूसरा पॉइंट जो दिमाग में आया है उसको लिखोगे। फिर ये काटा पीटी होती है ना, तो एक तो तुम्हारा आंसर दिखने में भी अच्छा नहीं लगता। भले ही सही होता है, फिर भी वो देखने में ऐसा होता है कि एक लाइन सही लिखी है, फिर दो लाइन कटी हुई है, फिर चार शब्द सही हैं, फिर एक लाइन पूरी कटी हुई है, तो उसका प्रेजेंटेशन इतना बुरा होता है कि आंसर सही होने के बावजूद भी मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाते। राइट? तो एक तो इस काटा-पीटी से बचना है, प्रेजेंटेशन को खराब नहीं होने देना है। उसके अलावा हेल्प मिलती है तुम्हें एक सूटेबल आंसर को फ्रेम करने की। जब भी तुम सोचते हो आंसर को, पहले तुम्हारे दिमाग में सारे थॉट्स आते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड कि भाई इस क्वेश्चन का क्या-क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है। मैं इस पॉइंट को भी लिखा जा सकता है, दूसरा पॉइंट भी लिखा जा सकता है ना? सो व्हाट यू आर डूइंग बेसिकली, यू आर गैदरिंग ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, ऑल द रेलेवेंट पॉइंट्स। ये इंफॉर्मेशन क्या है? तुम्हारा आंसर एक इंफॉर्मेशन ही तो है। तुम उस क्वेश्चन के बारे में कितना जानते हो, यही बात तो उस आंसर के थ्रू तुम अपने एग्जामिनर को बता रहे हो। तुम्हें अपने एग्जामिनर को कुछ नहीं सिखाना है कि देखो मुझे कितना आता है। तुम्हें अपने एग्जामिनर को ये शो करना है कि देखो मुझे कितना आता है। और तुम्हारे एग्जामिनर को आंसर पढ़कर समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ भाई, इस बच्चे को पूरा आंसर अच्छे से आता है ना? तो ये करना है तुम्हें। तो तुम्हें सारे पॉइंट्स जो हैं दिमाग में लेकर आने हैं। एक बार जब ये सारे पॉइंट्स तुम्हारे दिमाग में आ जाएंगे, उसके बाद क्या करना है? शॉपिंग करनी है। यस, शॉपिंग। देखो, जब भी कोई घर में फंक्शन होता है या लेट्स से वेडिंग है, शादी है, तब तुम शॉपिंग करते होगे ना कि अच्छा, ये संगीत सेरेमनी के लिए, ये रिंग सेरेमनी के लिए, हल्दी सेरेमनी के लिए। तो ऐसे अलग-अलग इवेंट्स के लिए तुम लोग शॉपिंग करते ही होगे। तो तुम ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी रैंडम कपड़ा अक्कड़-बक्कड़ करके कोई भी ड्रेस उठा लोगे? बिल्कुल भी नहीं। तुम बहुत सारी सुंदर-सुंदर ड्रेसेस देखोगे, तुम्हारा मन भी ललचाएगा, अरे यार कितनी अच्छी ड्रेस है, मम्मी खरीद लें क्या? लेकिन अल्टीमेटली कौन-सी ड्रेस खरीदोगे? वो जो उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होगी, है कि नहीं? तो वो मोस्ट सूटेबल ड्रेसेस ही तुम लोग खरीदोगे। यहाँ पर भी जितने भी ड्रेसेस तुमने सोची, ओह नो, 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 इन्फॉर्मेशन, रेलेवेंट पॉइंट, ठीक है ना? जितने भी रेलेवेंट पॉइंट्स तुमने सोचे हैं, उनमें से मोस्ट सूटेबल पॉइंट्स को तुम्हें सेलेक्ट करना है, यानी मोस्ट सूटेबल ड्रेसेस की शॉपिंग करनी है अब। राइट? तो जैसे ही तुम्हारा ये सिलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हो जाए कि अच्छा अच्छा, ये पॉइंट्स है ना, इन्हें मैं अपने आंसर में लिखा जा सकता है, उन्हें लिख देना है। लेकिन अब बात आ जाती है शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप की। तो आपने जितने भी पॉइंट्स को सेलेक्ट किया है ना बेटा, उसके अंदर से अब आपको उन पॉइंट्स को प्रायोरिटाइज करना है। अगेन, मान लो आपके दिमाग में 6 पॉइंट्स आ गए। जस्ट अज्यूम, है ना, कि टोटल 6 पॉइंट्स आए हैं क्वेश्चन के लिए। इन 6 पॉइंट्स में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसको प्रायोरिटी वाइज तुम्हें अपने आंसर में लिखना है कि ये फिफ्थ वाला पॉइंट जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मुझे सबसे पहले लिखना चाहिए। फिर सेकंड पॉइंट हो जाएगा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड आएगा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड सो ऑन। तो जब शॉर्ट आंसर लिख रहे हो, तब तुम कोई भी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स जो है वो लिख दोगे। लॉन्ग आंसर टाइप लिख रहे हो तो 5 पॉइंट लिख रहे हो या 6 पॉइंट लिख रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, प्रायोरिटी वाइज तुमको वो पॉइंट्स लिखने हैं। तो ये होता है बेटा तुम्हारी आंसर फ्रेमिंग का तरीका, कि कैसे तुमने एक बार पूरी क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, उसे समझना है, फिर उसका आंसर सोचना है, एंड आफ्टर दैट मोस्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करना है, और फिर शॉर्ट आंसर है या लॉन्ग आंसर है, उस हिसाब से पॉइंट्स को प्रायोरिटाइज करके शीट पर लिख देना है। अब ये चीज़ तुम्हें सब सुनकर क्या ऐसा लग रहा है कि अरे मैम, आपने जो ये स्टेप बाय स्टेप समझाया है, वो समझाया तो ठीक है, लेकिन हम ऐसे सोचने बैठ गए तो हमारे एग्जाम के 3 घंटे यही सारी एक्सरसाइज करने में निकल जाएगा? बिल्कुल नहीं। सैंपल पेपर्स क्या सॉल्व नहीं करोगे? व्हाट अबाउट पीवाईक्यूज? ये भी तो करोगे ना? तो जब ये कर रहे हो तब ही ये एक्सरसाइज तुम लोगों को करनी है। तुम्हें अपने दिमाग को ट्रेन करना है।
तुम्हें अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करना है कि एग्जाम में उसी तरीके से तुम परफॉर्म कर पाओ, उसी तरीके से तुम एक क्वेश्चन को ट्रीट कर पाओ, राइट? तो अपने हर सैंपल पेपर को सॉल्व करते समय, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो, हर पीवाईक्यू को सॉल्व करते समय, इनफैक्ट अभी जो तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम्स होंगे उन्हें भी अटेम्प्ट करते हुए तुम्हें इसी तरीके की प्रैक्टिस को करना है। Take your pre-boards, your exams as your training sessions, as your practice sessions. ठीक है? तो उसी तरीके से इसे समझो। तो 100 बातों की एक बात ये निकल कर आती है बेटा, information you are providing has to be relevant. कि जो भी इंफॉर्मेशन तुम दे रहे हो ना अपने आंसर में, वो पूरी तरीके से रेलेवेंट होनी चाहिए। ऐसा कोई भी पॉइंट हमें नहीं लिखना है जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है? चलो इस पूरी प्रक्रिया को, ये पूरी जो चीज मैंने सिखाई है ना अभी, उसको हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने लिया है इंग्लिश कोर्स बी की फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर सरमन एट बनारस से। अब यहाँ कोर्स ए वाले ये सोच के नाराज मत हो जाना कि सिर्फ कोर्स बी से ही एग्जाम्पल लिया है, नहीं, कोर्स ए से भी आगे एग्जाम्पल्स हैं, सो डोंट वरी एट ऑल। अभी पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। What did the Buddha want किसा गौतमी टू अंडरस्टैंड? कि भाई बुद्धा क्या चाहते थे कि किसा गौतमी क्या चीज समझे। तो किसा गौतमी क्या चीज समझे, उस पर तुम्हें पूरा फोकस लगाना है। वे वो कौन सी चीज है जो किसा गौतमी को समझनी है, और ये बुद्धा चाहते हैं। ठीक है? तो आंसर देखो, बुद्धा taught किसा गौतमी द लेसन दैट एवरी ह्यूमन बीइंग विल डाई वन डे थ्रू एन एक्टिविटी। भाई ये सिखाना चाहते थे ना बुद्धा कि भाई किसा गौतमी समझे कि हर इंसान एक ना एक दिन मर ही जाएगा, और ये चीज वो एक एक्टिविटी के थ्रू किसा गौतमी को सिखाते हैं। और वो एक्टिविटी क्या थी उसके बारे में अगले पॉइंट में बताया है। ही सेंट हर टू डिफरेंट हाउसेस टू रियलाइज दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल एंड दैट शी वाज बीइंग सेल्फिश इन हर सॉरो। कि भाई क्या किया था बुद्ध ने कि किसा गौतमी को अलग अलग घरों में भेजा था ना कि कुछ मस्टर्ड सीड्स लेकर आ, और ये मस्टर्ड सीड्स उसी घर के होने चाहिए जहां पर कभी कोई डेथ ना हुई हो। और ऐसा कोई घर मिला ही नहीं किसा गौतमी को, तो वो खाली हाथ ही आ गई। तो यहाँ पर उसको एहसास हुआ किसा गौतमी को कि वो अपने दुख में बहुत ज्यादा सेल्फिश हो रही थी। तो यही एक्टिविटी थी ना कि उसे हर घर पर भेजा था, और चूंकि वो खाली हाथ लौट आई थी तो उसको बहुत लग रहा था कि अरे यार देखो, मुझे लग रहा था मेरा ही दुख सबसे बड़ा है, लेकिन बाकी लोगों को भी कितना गम है। उसके बाद दिस इज हाउ शी अंडरस्टूड द रियलिटी ऑफ लाइफ। और इस एक्टिविटी के बाद उसको ये समझ में आया कि हाँ, लाइफ की रियलिटी क्या है, वास्तविकता ये है कि डेथ जो है वो तो आएगी ही आएगी, मरना तो निश्चित है। ऐसा नहीं कि मैं जिंदा हूं और बाकी मर गए, या बाकी जिंदा है सिर्फ मैं मर गई, ये नहीं हो सकता। एवरी वन विल डाई वन डे। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन इस आंसर में है, क्या वो रेलिवेंट है? क्या ये इस आंसर को एकदम सही बनाता है? हो सकता है इस मोमेंट में आपको लग रहा हो कि एकदम सही आंसर है, लेकिन अब तुम पहले इस आंसर को देखो। बुद्धा wanted किसा गौतमी to understand that all human beings are mortal and they are destined to die। यानी इस पॉइंट के अंदर ये बताया है कि क्या समझे किसा गौतमी, कि हर इंसान मॉर्टल है। मॉर्टल का मतलब होता है कि जो मर सके, खत्म हो सके, कि हर इंसान जो है वो मर सकता है, और मृत्यु ही उसकी डेस्टिनी है। डेस्टिनी मतलब उसके नसीब में आखिर के अंदर डेथ ही है। क्या ये ज्यादा रेलेवेंट नहीं लग रहा है? जो स्ट्रक्चर है इस सेंटेंस का और जो शब्दों का इस्तेमाल किया हुआ है, वो क्या ज्यादा सूटेबल नहीं है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो। When she saw that every house has suffered death, she understood that death is common to all। कि जब उसने देखा कि एक भी घर ऐसा नहीं है जहां कभी डेथ नहीं हुई हो, तब उसको ये एहसास हुआ कि जो डेथ है वो सबके लिए बराबर है और सबके लिए कॉमन है। ऐसा नहीं है कि उसी को ही कोई सरप्राइज मिला है कि है डेथ आ गई, नहीं ऐसा नहीं है। सबको मृत्यु झेलनी ही होगी। अब ये सेकंड पॉइंट इस आंसर का देखो। यहाँ पर जो पिछला आंसर है उसका सेकंड पॉइंट के अंदर जो एक्टिविटी है ना वो बताई जा रही है। ये रेलेवेंट कैसे हुआ बेटा? यही होता है अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, कि भाई क्वेश्चन पूछा क्या गया है और आप आंसर क्या दे रहे हो। यहाँ ये स्टोरी बताने की क्या जरूरत है कि बुद्ध ने कैसे उसे वो चीज समझाई। नो, द क्वेश्चन इज व्हाट डिड बुद्धा वांट, ना कि हाउ डिड बुद्धा वांट। हाउ नहीं है, कैसे नहीं है, क्या है।
तो क्या सिखाया था सिर्फ उस पर फोकस रखो, कैसे सिखाया था उस पर फोकस नहीं करना है कि भाई उसने घर 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 भेजा था, फिर ये किया, फिर उसके बाद वो किया और उसके बाद किसा गौतमी ने सीखा, नहीं। इस प्रोसेस पे आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ ये ध्यान देना है कि क्या सीखा। और उसने ये सीखा जो हमने सेकंड पॉइंट में बताया है, उसने ये सीखा कि डेथ इज कॉमन टू ऑल। तो फर्स्ट पॉइंट में भी हम वॉट को ही आंसर कर रहे हैं। फर्स्ट में ये देखा कि हर इंसान, हर ह्यूमन बीइंग मॉर्टल है। दूसरे पॉइंट में उसने सीखा कि डेथ इज कॉमन टू ऑल, डेथ सबके लिए एक समान है, कॉमन है। और थर्ड पॉइंट फिर क्या है, शी रियलाइज दैट नो अमाउंट ऑफ ग्रीविंग और लेमेंटेशन कैन ब्रिंग हर डेड सन बैक टू लाइफ एंड शी वाज बीइंग सेल्फिश। तीसरे पॉइंट में क्या सीख रही है वो, व्हाट शी लर्न, व्हाट शी अंडरस्टूड, कि कितना भी मैं शोक मना लूं, कितना भी मैं दुख मना लूं, ग्रीविंग एंड लेमेंटेशन, शोक मनाना, कितना भी मैं शोक मना लूं, मेरा बेटा जो मर चुका है वो फिर से जिंदा नहीं हो सकता, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। ये बात वो समझ जाती है। और चूंकि वो चाह रही होती है कि उसका मरा हुआ बेटा फिर से जिंदा हो जाए, उसको ये एहसास होता है कि उसका ऐसा चाहना बहुत सेल्फिशनेस है, ये बात का एहसास होता है। तो तीन चीजों का जो एहसास उसे हुआ और तीन चीजें उसने जो समझी, टू द पॉइंट हमने इस आंसर में बताई हैं। तो ये पॉइंट में जितने भी पॉइंट्स हैं दे आर कंप्लीटली रेलेवेंट। वही पिछला आंसर जो है ना, उस पिछले आंसर के अंदर हम टू द पॉइंट बात नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट टू द पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। वही इस आंसर के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एकदम टारगेट को सटीक हिट करती है। और हमें एक ऐसा ही आंसर चाहिए जो टारगेट को सटीक हिट करे, इधर उधर नहीं भागे, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या सिखाना चाहते थे बुद्ध किसा गौतमी को? तो क्या सिखाना चाहते थे कि वो समझे कि सारे लोग एक ना एक दिन मरेंगे, डेथ सबके लिए कॉमन है, और अपने दुख के अंदर ना ही सेल्फिश होना चाहिए, और चाहे वो कितना भी आप दुख मना लो, जो इंसान मर चुका है वो कभी वापस जिंदा नहीं हो सकता। और इसके अंदर इस आंसर में हमने यही बात लिखी है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये आंसर एक रेलेवेंट आंसर बनता है। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पर तुमने इस आंसर को फ्रेम तो कर लिया, अब इस आंसर के अंदर परफेक्शन कैसे लाया जाए वो भी तो सीखना है। देखो ये आंसर तुम्हें क्यों परफेक्ट लग रहा है, सिर्फ इसलिए क्या कि इंफॉर्मेशन हमने बिल्कुल सही दी है, हमने ये जो शॉपिंग करनी है ना हमारे रेलेवेंट पॉइंट्स की, वो शॉपिंग बिल्कुल सटीक की है? नहीं। अब ये आंसर को हमें एक्सेसराइज भी तो करना है, तभी तो वो परफेक्ट बनेगा। अब ये एक्सेसराइज करने का काम कैसे होता है, ये अब सीखते हैं। परफेक्ट आंसर होता क्या है, वो आंसर जो अप्रोप्रिएट हो। जब आपके पास रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है, रेलेवेंट आंसर होता है, उसे जब आप अप्रोप्रिएट तरीके से पेश करते हैं, तो वही होता है एक परफेक्ट आंसर। तो रेलेवेंट एंड अप्रोप्रिएट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही एक आंसर को परफेक्शन देता है। लेकिन ये अप्रोप्रिएटनेस लेकर कैसे आए मैम, वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम अपने आंसर को रेलेवेंट बनाने के बाद अप्रोप्रिएट बनाते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर है वर्ड काउंट का, वर्ड लिमिट। यस, हर क्वेश्चन में आपको वर्ड लिमिट जरूर दी हुई होती है। अब मान लो आपके पास रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन है आपका 40 टू 50 वर्ड काउंट का, और आपने उस रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को 100 वर्ड काउंट के हिसाब से समझा दिया। इंफॉर्मेशन तो टू द पॉइंट दी है आपने, एकदम सटीक, मोस्ट रेलेवेंट, लेकिन क्या ये अप्रोप्रिएट आंसर हुआ? बिल्कुल भी नहीं। तो ये तभी होगा जब आप उस मोस्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को 40 टू 50 वर्ड काउंट में ही लेकर आएंगे। यही तो टेस्ट कर रहा होता है एग्जामिनर आपका, कि भाई आप उस वर्ड लिमिट के अंदर बेस्ट पॉसिबल तरीके से अपने आंसर को कैसे पेश कर पाते हो, राइट? इसी बात की टेस्टिंग हो रही होती है बेटा। अदरवाइज एग्जामिनर को थोड़ी सीखना होता है कि अच्छा ये आंसर मुझे इस बच्चे के थ्रू मिल गया, मैं भी याद कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है। तो हमेशा वर्ड काउंट जो है उसे बहुत सीरियसली लेना है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कहते हुए भी सुना है कि मैम हमें तो कहा गया है कि वर्ड काउंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, भाई अगर तुम्हें कोई आंसर समझाने में ज्यादा वर्ड्स यूज करने पड़ रहे हैं, कि भाई भले ही तुम्हें 50 वर्ड्स की ही लिमिट दी गई हो, लेकिन अगर तुम 100 वर्ड्स में उसे समझा पा रही हो तो 100 वर्ड्स में समझा दो। नहीं, आपको वर्ड काउंट को बहुत सीरियसली लेना है। सीबीएसई भी इसको सीरियसली ही लेता है, और बिल्कुल भी पागल नहीं है कोई को आपको जबरदस्ती ही वर्ड काउंट दे दे। इसको सीरियसली ही लेना है। ठीक है, मेक श्योर हर तरीके के क्वेश्चन में, और ये सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें टेक वर्ड काउंट वेरी सीरियसली। ठीक है, अब यहाँ एक दिक्कत ये आती है कि अगर 50 वर्ड्स में तुमको आंसर लिखना है, तो मैम हम
एग्जैक्ट 50 वर्ड्स कैसे करें? ऐसा तो है नहीं ना कि तुम कोई आंसर की लाइन लिख रहे हो और वहां 50 वर्ड्स जहां कंप्लीट हुए वहीं पर ही फुल स्टॉप लगा दिया, भले ही सेंटेंस कंप्लीट हो या ना हो। ऐसे तो नहीं करना है ना भैया, ऐसे मत कर देना। ऐसे में तुम हमेशा एक रेंज रखो, ठीक है, मतलब एक वर्ड रेंज मार्जिन रखो कि भाई भले 5 वर्ड्स कम हो जाए, 5 वर्ड्स ज्यादा हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो 5 से 7 वर्ड्स कम ज्यादा अगर हो भी रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई 50 के 55 हो गए या 45 रह गए, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 55 के फिर 65 हो चुके हैं या अंडर रह रहे हैं तो 40 के बस 30 में ही मैं निपटा दूं, ऐसा नहीं है। और हमेशा हम ज्यादा फोकस करते हैं कि हम वर्ड काउंट को एक्सीड ना कर जाएं। सिर्फ इतना ही नहीं, इनफैक्ट ये भी रखना है कि एक मिनिमम नंबर भी होता है कि 40 वर्ड काउंट का आप 35 तक तो कम से कम लिखो ही। ऐसा नहीं कि उसको 10 वर्ड्स में ही निपटा दिया, नहीं, ऐसे नहीं होता है। दैट वर्ड रेंज इज देयर फॉर अ रीजन एंड एज आई सेड, टेक इट सीरियसली, सो टेक इट सीरियसली। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर ही 4 to 5 वर्ड्स का ही है, जैसे मान लो कोई नाम पूछा गया है आपसे किसी का, वैसे इस तरीके के क्वेश्चन आते नहीं है कि नाम पूछा जाए, लेकिन सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे ही बता रही हूँ कि मान लो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए कि आपसे कोई नाम पूछ लिया जाए, तो नाम तो सिर्फ 4-5 वर्ड्स तक हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है ना। ऐसे केसेस में ये अंडरस्टूड है कि हाँ भाई ये 40 वर्ड्स तक नहीं पहुंचेगा। तो जिस केस में ये बट ऑब्वियस अंडरस्टूड है, वहां तो ठीक है। अदरवाइज आपको इस रेंज को सीरियसली ही लेना है, ठीक। तो ये वर्ड रेंज सबसे पहला आपके आंसर को, रेलेवेंट आंसर को अप्रोप्रिएट बनाती है। दूसरा है अप्रोप्रिएट कीवर्ड्स। यस, उन शब्दों का इस्तेमाल करना जो आपके क्वेश्चन के आंसर को और भी ज्यादा प्रिसाइज बनाते हैं और इंफॉर्मेशन को और ज्यादा टू द पॉइंट बनाते हैं। यानी हमेशा रिलेटेड वर्ड्स और कीवर्ड्स का ही इस्तेमाल करना है। ये किस तरीके से आप इस्तेमाल करोगे वो मैं आगे एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। बाकी ये मैंने अपने शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर किस तरीके से लिखे जाते हैं उस वीडियो में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिए। आगे बढ़ते हैं और यहाँ आता है कोहेजन। नाउ कोहेजन क्या होता है? सीक्वेंसिंग। यानी अपने आंसर में आप कौन सी इंफॉर्मेशन सबसे पहले दे रहे हो, कौन सी बाद में, कौन सी एकदम आखिर में, ये पूरा सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इस सीक्वेंसिंग को बनाया कैसे जाता है? अब जैसे मान लो तुम लोग हलवा बना रहे हो अगर, तो भले ही तुम्हें रेसिपी नहीं आती होगी, लेकिन ये तो पता है ना कि हलवे में जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं उन्हें सबसे पहले तुम्हें कढ़ाई पर डालना होता है और कढ़ाई को स्टोव पर चढ़ाना होता है। ये तो नहीं करते हो ना कि इंग्रेडिएंट्स को पहले स्टोव पर ऐसे ही डाल दिया और फिर स्टोव से उसे कढ़ाई के अंदर ट्रांसफर कर रहे हो, ये काम तो नहीं करते हो ना कभी भी। तो ये होती है सीक्वेंसिंग। वेब सीरीज में भी जब एपिसोड देखते हैं तो सबसे पहले पहला एपिसोड देखते हैं, उसके बाद दूसरा देखते हैं। ऐसा अक्कड़ बक्कड़ करके कभी भी एपिसोड नहीं देखते कि चले यार पहले तो लास्ट वाला एपिसोड देखेंगे फिर ये फिफ्थ वाला एपिसोड देख लेते हैं, ऐसे करते हैं क्या? नहीं। सो देयर हैज टू बी अ प्रॉपर सीक्वेंस व्हेन यू आर राइटिंग एन आंसर। कभी भी एग्जामिनर को ये नहीं लगना चाहिए कि अरे यार ये लिखते लिखते ये कौन सा नया पॉइंट आ गया बीच में, ये तो कहीं से मैच ही नहीं कर रहा। तो ये कभी नहीं करना है। तो हमेशा ये जो सीक्वेंस है आंसर का उसे बहुत ध्यान से तुम्हें देखना है। तो इससे भी तुम्हारा आंसर क्या बनेगा? अप्रोप्रिएट बनेगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें तो भाई पूरी तरीके से कला का प्रदर्शन है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट है लॉन्ग को शॉर्ट आंसर करना और शॉर्ट को लॉन्ग आंसर बनाना। ये पॉइंट वैसे मैंने अपने ये शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर वाला वीडियो जो है उसके अंदर कवर किया है। मुझसे एक डाउट भी पूछा था स्टूडेंट ने, उस डाउट को भी मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किया था। वो डाउट ये था कि मेरे से स्टूडेंट ने पूछा कि मैम मैं पीवाईक्यू में से एक क्वेश्चन को अच्छे से याद करके समझ के गई थी, हाफ ईयरली में वो क्वेश्चन आया भी। प्रॉब्लम ये थी कि पीवाईक्यू में वो क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप में आया था, लेकिन वो सेम क्वेश्चन हाफ ईयरली में लॉन्ग आंसर टाइप में आ गया। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं हाथों हाथ उस आंसर को एक्सपैंड कैसे करूं। तो मैंने इस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर भी अपन सीखेंगे। अभी पहले सारे अप्रोप्रिएट पॉइंट्स है ना, उनको हम फिर से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये किस्सा कौतमी का वही आंसर है जिसको हमने थोड़ी देर पहले देखा था और जो मोस्ट रेलेवेंट आंसर था। इस रेलेवेंट आंसर को वो कौन से एक्सेसरीज हैं जो एकदम अप्रोप्रिएट बना रही हैं और बाद में ये परफेक्ट बन रहा है? वो एक्सेसरीज हैं ये कीवर्ड्स। देखो, मॉर्टल इज द कीवर्ड, ये आपके चैप्टर से ही लिया गया है। डेथ इज कॉमन टू ऑल, ये भी आपके चैप्टर से ही लिया गया है। ये बुद्ध ने कहा है कि डेथ इज कॉमन टू ऑल। तो ये भी एक कीवर्ड, या कीवर्ड भी नहीं तो मोस्ट रेलेवेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है इस चैप्टर से वो है।
ग्रीविंग, लेमेंटेशन, अब यहाँ पर हम सॉरो भी लिख सकते थे, दुख या शोक, वो भी लिख सकते थे, लेकिन ग्रीविंग शब्द को क्यों चूज करा, लेमेंटेशन क्यों चूज किया? क्योंकि ये अगेन कीवर्ड्स हैं इस चैप्टर में। सेल्फिश इज अगेन अ कीवर्ड इन दिस चैप्टर। ये चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ये समझने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी कि ये सारे वर्ड्स कीवर्ड्स क्यों हैं इस चैप्टर के अंदर, राइट? तो ये जो कीवर्ड्स हमने यूज किए हैं ना, उससे ये आंसर एकदम परफेक्ट लग रहा है। अदरवाइज हमने जो सबसे पहला आंसर देखा ना, उसमें हमने क्या देखा था, क्या लिखा हुआ था कि एवरी ह्यूमन बीइंग विल डाई समडे, ऐसा कुछ सेंटेंस लिखा हुआ था ना, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है मॉर्टल, टू द पॉइंट वाला वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसलिए ये एक रेलेवेंट आंसर से परफेक्ट आंसर भी बन रहा है। उसके अलावा वर्ड काउंट देखो, 40 to 50 वर्ड्स के अंदर इसको लिखना है, तो ये उसी वर्ड रेंज के अंदर है, तो ये भी इसको एकदम परफेक्ट बना रहा है। एकदम जो सीक्वेंस है इस आंसर का वो भी बिल्कुल सही है। अब यही जो 3 पॉइंट्स है ना बेटा, उसको अगर तुम ऊपर नीचे कर दोगे ना, तो इसका कोहेजन बिगड़ जाएगा। अगर सबसे पहले लिख दोगे कि she realized that no amount of grieving and lamentation not bring her dead son back to life, ये पॉइंट अगर तुम सबसे पहले लिख दोगे ना, तो ये जो सीक्वेंसिंग एकदम बिगड़ जाएगी। तो सबसे पहले सिखाओ कि बुद्धा क्या सिखाना चाहते थे उसको, और वो किस सीक्वेंस में उन्होंने सिखाया, वो पूरा आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। तो ये सारे पॉइंट जब इसमें जुड़ते हैं तब ये एक अप्रोप्रिएट आंसर बनता है, और रेलेवेंस प्लस अप्रोप्रिएट इक्वल्स टू अ परफेक्ट आंसर, राइट? आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये एग्जांपल है फुटप्रिंट्स से। व्हाट इंफॉर्मेशन डिड ऑजिबल गिव अबाउट द इमेजिनरी बालकनी, व्हाई डिड ही डू सो? इसके अंदर तुमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, दो चीजों पर खासा ध्यान रखना है कि एक तो इमेजिनरी बालकनी से क्या इंफॉर्मेशन दी गई थी, what was the information about the imaginary balcony, क्या इंफॉर्मेशन दी गई थी, और दूसरा है वो इंफॉर्मेशन क्यों दी गई थी, क्या कारण था वो इंफॉर्मेशन देने का। तो यहाँ पहले के 3 पॉइंट्स के अंदर हमने व्हाट इंफॉर्मेशन इसको कवर किया है कि भाई क्या इंफॉर्मेशन थी। कि सबसे पहले पॉइंट में बताया गया है कि जो न्यूसेंस क्रिएट करे, न्यूसेंस का मतलब क्या है कि भाई गुस्सा, अनोयंस अगेन, कि क्या कारण है जिसकी वजह से ऑजिबल इतना इरिटेट हो रहा था। तो इस बालकनी की वजह से वो बहुत इरिटेट हो रहा था, ये इन्फॉर्मेशन दी थी। दूसरी इन्फॉर्मेशन दी थी कि सेकंड टाइम है जब इस बालकनी को यूज करके कोई मेरे अपार्टमेंट में घुस आया है, ये भी एकदम सही इन्फॉर्मेशन है इस बालकनी से जुड़ी हुई। इसके अलावा ही सेड दैट द बालकनी वाज नॉट हिज, मतलब ये बालकनी उसकी नहीं है, इनफैक्ट जो बगल वाला अपार्टमेंट है, जो पहले मेरे वाले अपार्टमेंट के साथ जॉइंड था, अब वो अलग हो गया है, लेकिन उस अपार्टमेंट की जो बालकनी है उसकी वजह से अभी भी मेरे अपार्टमेंट में कोई ना कोई कभी ना कभी घुस ही आता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्या बालकनी से रिलेटेड है? बिल्कुल रिलेटेड है। उसके बाद क्यों किया उसने ऐसा, वाई डिड ही डू सो, तो उसका आंसर क्या होगा? क्योंकि जो दूसरा सीक्रेट एजेंट था ना, मैक्स, वो उसको बेवकूफ बनाना चाहता था। भाई एक्चुअल में तो कोई बालकनी थी नहीं ना, मैक्स को बेवकूफ बना रहा था ऑजिबल, ताकि वो विश्वास कर ले मैक्स कि हाँ यहाँ पर एक बालकनी है। और ये उसको फायदा कब दिया? जब ऑजिबल के अपार्टमेंट पर डोर नॉक हुआ, तब मैक्स डर गया कि शायद पुलिस आ गई है। उससे बचने के लिए वो बालकनी की तरफ भागा, बालकनी में कूदा। अब बालकनी तो थी ही नहीं, तो सीधा हमारा मैक्स जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर जाकर टिका, और फिर एकदम टॉप मोस्ट फ्लोर पे चला गया यानी काम तमाम। तो ये काम तमाम ही तो करना चाहता था ऑजिबल। तो क्यों दी उसने ये इन्फॉर्मेशन, वो भी हमने बता दिया है। सारी इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है। दो क्वेश्चंस है, दोनों का आंसर इसमें दिया गया है, लेकिन क्या ये एक परफेक्ट आंसर है? बिल्कुल भी नहीं। 40 टू 50 वर्ड्स का आंसर आपको लिखना था, ये 40 टू 50 वर्ड्स तो आपके थर्ड पॉइंट में ही कहीं खत्म हो गए होंगे, तो इट इज नॉट अ रेलेवेंट आंसर। अ रेलेवेंट आंसर वुड बी दिस। यहाँ पर सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, रिलेटेड कीवर्ड्स भी हैं। न्यूसेंस एंड अपार्टमेंट आर द रिलेटेड वर्ड्स। अपार्टमेंट क्यों इंपॉर्टेंट वर्ड है? क्योंकि इस पूरे चैप्टर के अंदर रूम या फ्लैट जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं हुए हैं, अपार्टमेंट वर्ड ही इस्तेमाल हुआ है, और मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड वही है। न्यूसेंस, जिसने ये चैप्टर अच्छे से समझा हुआ है उसको भी क्लियर हो जाएगा। न्यूसेंस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, क्योंकि
ऑजिबल जो अपनी एक्टिंग के थ्रू अपनी इरिटेशन जो दर्शा रहा था ना, क्या क्या तरीका है यार, ये होटल वाले लोग भी हैं, उनको इतनी बार मैंने समझा दिया कि कुछ करो उस बालकनी का, लेकिन अभी भी उन्होंने कोई इंतजाम नहीं किया। अभी भी उस बालकनी में से होके कोई भी इंसान मेरे अपार्टमेंट में घुस आता है, ये क्या कोई तरीका है क्या? ये पूरा गुस्सा और ये जो इरिटेशन वो दिखा रहा था ना, वो सबसे परफेक्ट तरीके से न्यूसेंस वर्ड इसी से ही दर्शाया जा सकता है। सो दैट्स हाउ इट्स एन इम्पॉर्टेंट वर्ड। उसके अलावा ये पूरा आंसर जो है वो वर्ड काउंट के अंदर ही सीमित है, यानी 40 टू 50 वर्ड्स के अंदर बना हुआ है, इसलिए भी ये रेलेवेंट है। और अगर आप ध्यान दो तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ोगे ना, मैंने जो पिछला आंसर है उसका फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को मर्ज करके ये एक सिंगल पॉइंट बना दिया यहाँ पर। सिंस इट इज अ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आपको इसमें एक्सप्लेनेशन फॉर्म में नहीं लिखना है। जितना प्रिसाइज और जितना कंसाइज रख सको उतना कंसाइज रखो। डोंट एक्सप्लेन अलॉट, अदरवाइज क्या होगा, आपके वर्ड काउंट बढ़ता चला जाएगा और आप अपनी बात पूरा रख भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड को इसमें मैंने कंबाइन कर दिया कि वो पॉसिबल इतना इरिटेट हो रहा था कि सेकंड टाइम है जो मेरी अपार्टमेंट में आ गया इस बालकनी से होके। सेकंड पॉइंट में मैंने क्या लिखा है, बिल्कुल भी ये स्टोरी नहीं सुनाई कि वो अपार्टमेंट और मेरा अपार्टमेंट एक ही लार्ज यूनिट था और ये था वो था। नो, ये कोई स्टोरी या कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री मैंने इसमें नहीं बताई है। सिर्फ इतना बताया है कि उसकी जो स्टोरी थी वो इतनी कन्विंसिंग थी कि जो मैक्स है दूसरा सीक्रेट एजेंट, उसने विश्वास कर लिया ऑजिबल की बात पर, और इतना विश्वास किया कि लास्ट पॉइंट देखो कि जब कोई नॉक हुई दरवाजे पर तो वो छुपने के लिए जो है मैक्स उस बालकनी की तरफ भागा और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो गई। तो आप यहाँ पर जितने समराइज्ड फॉर्म लेकिन टू द पॉइंट विद कीवर्ड्स है ना, उसके साथ आप इस आंसर को प्रेजेंट करोगे। अब यही आंसर अगर लॉन्ग आंसर टाइप में आए तो देखो कैसे सब पॉइंट्स मैंने बता दिए। यहाँ पर आप वो बालकनी इतना न्यूसेंस क्यों है, क्यों इतना गुस्सा आ रहा है, उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने पिछले आंसर में लिखा था उस पॉइंट को मैंने कितना एक्सप्लेन किया है कि बालकनी मेरी नहीं है, ये बालकनी, ये जो स्टोरी है ना वो स्टोरी अब बताओ कि वो अपार्टमेंट मेरा अपार्टमेंट पहले एक ही था, बाद में अलग अलग हो गया। ये पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ दो लॉन्ग आंसर में। आफ्टर दैट होटल मैनेजमेंट को भी मैंने ना कंप्लेंट कर दी लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, ये बात भी बतानी होगी। सो एवरीथिंग रिलेटेड टू द बालकनी विल कम हियर इन दिस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप में तो आप एकदम टू द पॉइंट आंसर लिखना है। रिमेंबर मैंने शुरू में ही बता दिया था, सिलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, तो तुम्हें शॉर्ट आंसर के अंदर कौन सी शॉपिंग करनी है और तुम्हें लॉन्ग आंसर में कौन से पॉइंट्स की शॉपिंग करनी है उसे ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा लॉन्ग आंसर टाइप होगा। अब ये कोर्स ए वाले स्टूडेंट्स जो है उनके कोर्स से मैंने ये एक क्वेश्चन लिया है, चैप्टर है लेटर। बहुत ही इमोशनल चैप्टर है ये। इसमें एक पिता है जो अपनी बेटी की एक चिट्ठी का इंतजार करता रहता है, एक लेटर का इंतजार करता रहता है, और आखिर में वो लेटर उसे मिलता भी है, लेकिन वो उस लेटर को रिसीव नहीं कर पाता क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी होती है। चलिए अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Why could Ali not enjoy a sportsman's pleasure of hunting anymore after Mariam left him? अब मरियम कौन है, अली की बेटी। और ये स्पोर्ट्समैन्स प्लेजर ऑफ हंटिंग क्या है, अली जो है वो एक शिकारी था और उसको शिकार करने में बहुत मजा आता था, लेकिन जब से उसकी बेटी उसको छोड़कर गई है उसके बाद से वो इसको एंजॉय नहीं कर पाता। अब यहाँ पर मरियम क्यों छोड़कर गई है, मरियम की शादी हो गई और वो अपने हस्बैंड के साथ अब पंजाब में है, और शादी के बाद कोई कांटेक्ट नहीं रखा उसने अपने पिता से। तो यहाँ पर जब वो अपनी बेटी से बिछड़ा ना, तब जाके उसको ये एहसास हुआ कि नहीं, मैं भी ये जो जानवरों को मारता था ना ये बहुत गलत है, क्योंकि जानवर को भी मार रहा हूँ और जानवरों को भी किसको, बच्चों को मार रहा हूँ। तो वो अपने माँ बाप से जो बिछड़ जाते हैं, तो देखो जानवरों में भी माँ बाप को कितनी तकलीफ होती होगी, देखो मैं, हाँ हमारे बच्चों से हम बिछड़ गए। तो इसलिए ये एक छोटी सी बैक स्टोरी मैंने तुम लोगों को दी है ताकि ये जो आंसर है वो समझने में तुम्हें हेल्प हो जाए। तो ये व्हाई कुड अली नॉट एंजॉय स्पोर्ट्समैन्स प्लेजर, तुमको वो कारण बताने हैं कि क्यों नहीं एंजॉय कर पाता था। तो यहाँ देखो, क्योंकि उसको ये समझ में आ गया था कि दुख क्या होता है अपने बच्चों से बिछड़ जाने का। जो जानवर अपने बच्चों से बिछड़ जाता है ना, उसका क्या तकलीफ होती है वो उसको समझ में आ गई थी, एहसास हो गया था, और इसीलिए सेपरेटेड एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है इस चैप्टर में। और उसको ये भी समझ में आ गया था कि लव और सेपरेशन का मीनिंग क्या है। सो लव एंड सेपरेशन
लव और सेपरेशन अलग अलग इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, ये तीनों वर्ड्स एक साथ, ये पूरा फ्रेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है इस चैप्टर से, तो उसको ध्यान रखना है ना, कि किसी से प्यार करना क्या होता है और जिससे आप प्यार करते हो उससे बिछड़ जाने की तकलीफ क्या होती है, ये भी अली को अब समझ में आ चुका था, क्योंकि वो अब अपनी बेटी से बिछड़ा था। और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में इसी, चूंकि उसको लव और सेपरेशन का अर्थ समझ में आ गया था, उसने शिकार करना छोड़ दिया। और इसमें देखो पार्ट्रिजेस इस शब्द का इस्तेमाल किया है। व्हाई पार्ट्रिजेस इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड, इसका मतलब है तीतर। और तितरों के ही बारे में बात करी है इस चैप्टर के अंदर, कि किस तरीके से तितरों को वो मारता था, और तितर के चेहरे पे एक दहशत देखकर, उस दहशत को देखकर उसे एंजॉय करता था अली, कि अरे देखो डर रहा है मेरे से, अब तो ये तीतर गया। तो उस चीज को एंजॉय करता था, लेकिन चूंकि वो लव एंड सेपरेशन का मीनिंग समझ चुका है, अब वो उस दहशत को एंजॉय नहीं कर पाता है, क्योंकि वो अपनी बेटी से जुदा है, तो अब वो किसी और बच्चे को अपने माँ बाप से जुदा नहीं कर सकता है। तो देखो पूरा सीक्वेंसिंग भी सही है, वर्ड काउंट भी एकदम सही है, और कीवर्ड्स के साथ भी है। अब ये लॉन्ग आंसर में किस तरीके से इसको एक्सपेंड किया जाए, ये जो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हमने लिखे हैं एकदम टू द पॉइंट, इनको आपको एक्सप्लेन करना होगा, और सब पॉइंट्स बनाकर एक्सप्लेन कर सकते हो, तुम्हारे लिए वो ज्यादा आसान होगा। इसके अंदर तुम्हें हमेशा बिगिनिंग और एंडिंग देनी होती है, चाहे कोर्स ए वाले हो या कोर्स बी वाले हो, तुम्हें बिगिनिंग और एंडिंग जरूर देनी है, या कंक्लूजन जरूर से जरूर देना होता है। ठीक है, वो तुम पॉइंट्स के हिसाब से भी दे सकते हो, और वो पैराग्राफ के हिसाब से भी दे सकते हो, कि भाई बाकी पूरा आंसर तुमने पॉइंट्स में लिख दिया, बिगिनिंग और एंडिंग बस तुमने एक 2-3 लाइन के हिसाब से लिख दी, अलग से पॉइंट्स बनाकर नहीं लिखा, ऐसे भी कर सकते हो। अब यहाँ देखो, अली एज अ शिकारी, पहले मैंने इसको बिगनिंग दे दी, बिगनिंग में क्या दिया, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन सा बता दिया अली का, कि अली किस कदर हंटिंग को पसंद करता था, कि एक दिन भी उसके बिना वो गुजार नहीं सकता था। उसके बाद अली एज अ शिकारी, शिकारी वर्ड क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि इस चैप्टर में भी अली के लिए शिकारी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, यस, इस हिंदी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो आप भी वही लिखे, हंटर, अली एज अ हंटर लिखने की बजाय अली एज अ शिकारी। तो कैसा शिकारी था, कितना क्लेवर और स्मार्ट शिकारी था, वो थोड़ा सा बता दो। पेन ऑफ सेपरेशन उसने कब समझा, क्यों समझा, भाई उसकी बेटी की शादी हो गई थी, उसके बाद उसका हस्बैंड जो कि एक आर्मी ऑफिसर है, उसकी पोस्टिंग है पंजाब में, तो अपने हस्बैंड के साथ रहने लग गई, उसके बाद से कोई अपने पिता के साथ कांटेक्ट नहीं है, तो वो उसने सेपरेशन को समझा, और सेपरेशन के पेन को, दुख को समझा। उसके बाद उस पेन को समझने के बाद ही अली के अंदर बहुत ही बदलाव आए, ट्रांसफॉर्मेशन। शायद मैंने सैकड़ों बार बताया है, शॉर्ट्स में भी बताया है, कि इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। मेक श्योर इस वर्ड को जरूर इस्तेमाल करें जहां पर भी इसको इस्तेमाल करना पॉसिबल है। तो सेपरेशन को समझने के बाद अली के अंदर ये बदलाव आया, और इसीलिए वो अपना स्पोर्ट्समैन प्लेजर जो है ऑफ हंटिंग, वो एंजॉय नहीं कर पाता था। पार्ट्रिजेस के चेहरे का खौफ वो एंजॉय नहीं कर पाता था, और इसीलिए उसने अपनी हंटिंग जो है वो ही गेव अप। ट्रांसफॉर्म होके फिर क्या हुआ अली, वो नेचर को ज्यादा एडमायर करने लगा, क्योंकि उसकी बेटी जा चुकी थी, इसलिए वो हंटिंग को एंजॉय नहीं कर पाता था, तो उसकी लाइफ में लोनलीनेस हो गई थी, खालीपन हो गया था, और इसीलिए वो एक जगह बैठे रहता था पेड़ के नीचे। और तब उसने पूरे हरे भरे खेत देखे, ग्रीन कॉर्नफील्ड, जब इसे देखा तो उसने इस नेचर को एडमायर करना शुरू किया, तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन उसके अंदर आया। तो अल्टीमेटली ये हुआ दैट ही ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ न्यू पर्सन, राइट। ग्रीन कॉर्नफील्ड भी जो है इस चैप्टर में इस्तेमाल हुई है, तो इसीलिए ग्रीन कॉर्नफील्ड मैंने लिखा है, अपने मन से नहीं लिखा है। राइट स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम शॉर्ट आंसर को लॉन्ग आंसर्स में एक्सपेंड कर सकते हैं। यू आर ओनली सपोज टू एक्सप्लेन दैट अ लिटिल मोर। आप उसको सब पॉइंट्स बना सकते हो, और सब पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते जाओ थोड़ा थोड़ा, तो वो फिर प्रॉपरली एक्सपैंड होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी अननेसेसरी या इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन डाल दी, नहीं, ऐसा नहीं। दूसरा, कुछ स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हमने कीवर्ड्स जो होते हैं, तो क्या बुकिश लैंग्वेज ही लिखनी होती है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। बुकिश लैंग्वेज नहीं होती है, लेकिन जो कीवर्ड्स होते हैं ना बेटा, उस चैप्टर को समझाने के लिए मोस्ट ऑथेंटिक तरीका होता है कीवर्ड्स को इस्तेमाल करना। बाकी का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है अगर आप देखो, तो आप अपनी लैंग्वेज में ही उसे बना पाते हो, लेकिन जैसे ट्रांसफॉर्मेशन है, इस शब्द का कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता
अली के अंदर जो बदलाव आए हैं, चेंज आए हैं, एज अ पर्सन वो जो बदल गया है, उस बदलाव को बताने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन से बेहतर शब्द नहीं हो सकता है। वो मोस्ट रेलेवेंट, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड मोस्ट टू द पॉइंट वर्ड है। तो इसलिए हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड को इस्तेमाल करोगे तो और ज्यादा सटीक जवाब तुम दे पाओगे। ठीक है? तो इसलिए कीवर्ड्स को कभी भी बुकिश लैंग्वेज समझने की कोशिश ना करें। सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका अपना हो सकता है, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। कीवर्ड से आप उसी आंसर को मोस्ट रेलेवेंट, अप्रोप्रिएट एंड अल्टीमेटली परफेक्ट बना सकते हो। राइट? सो आई एम श्योर आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा, आपको बहुत चीजें समझ में आई होंगी और आपको तरीके समझ में आए होंगे कि कैसे आप एक परफेक्ट आंसर फ्रेम कर सकते हो। अगर कहीं कोई डाउट रह गया है तो मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। अब हम इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं और आपको क्या करना है, लाइक करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ग्रामर की सीरीज मेरी चल रही है, उसे भी देखना बिल्कुल नहीं भूलना है और इस सीरीज के भी हर वीडियो को ज़रूर देखें, वो आपकी आंसर राइटिंग को 101% इम्प्रूव करेगी। ठीक है? तो अपना ध्यान रखिए, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।